मंत्रिमंडल में हो सकता है बदलाव, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिया संकेत। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने के कई विषयों पर हुई चर्चा। गेयटी थिएटर में सम्मान समारोह का आयोजन, सीएम ने 30 साहित्यकारों को किया सम्मानित। कला और साहित्यकारों ने की सराहना। स्कूल खोलने पर कैबिनेट लेगी फैसला, 31 जनवरी को मंत्रिमंडल की होगी बैठक, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। फोरलेन प्रभावितों का हंगामा, लोगों ने 4 गुना मुआवजे की मांग की, मुआवजे के लिए करेंगे भूख हड़ताल। राज महाजन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, स्वास्थ्य विभाग में 2000 कर्मचारी कार्यरत, रेगुलर पे स्केल से कर्मचारी वंचित। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। आप सभी का स्वागत है खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि। अब करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां पर मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे के बाद से प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री ने प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावनाओं को स्वीकार किया है। 5 राज्यों के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में ये बदलाव के संकेत दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल मंत्रिमंडल में भी फेरबदल की संभावनाएं हैं। अभी केंद्र 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है और इन चुनावों के बाद ही हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही साथ यह भी बताया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस तरह के कई विषयों पर चर्चा भी की गई है। भावनाओं को लेकर के कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया जा सकता है और अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा के चुनाव में व्यस्त हैं। अभी हमने कुछ विषयों को लेकर के ही बातचीत की है। जैसे इन प्रदेशों के चुनाव से फ्री होते हैं तो हिमाचल के बारे में आगामी बातचीत होगी, चर्चा होगी। कोरोना के मामले में तो कमी आई है, लेकिन अभी तक चिंता का विषय है कि जो डेथ रेट जो है हमारा पिछले 1 सप्ताह में बढ़ा है, जो चिंता का विषय है। ऐसे में हमारी 31 तारीख को कैबिनेट की बैठक है आफ्टरनून, उसमें हम पूरा रिव्यू ले रहे हैं। हालांकि हमने पूरी तैयारी की। हॉस्पिटल में अभी तक नंबर ऑफ केसेस जो है, एक्टिव केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम पूरे सजग हैं, सतर्क हैं और पूरी ताकत के साथ इस वायरस के खिलाफ जो है, जो अभियान हमने चलाया है, उसमें ओमिक्रॉन अब पूरे देश में सब जगह पहुंचेगा, इस बात को स्वीकार करना होगा। और ऐसे में हम इस बात को नकारें कि ओमिक्रॉन नहीं है, वो भी उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि ये भी कोविड ही है, कोविड की ही एक किस्म है। हम उसके इलाज के लिए बेहतर प्रबंध क्या कर सकते हैं। हिमाचल कला संस्कृति भाषा एकेडमी ने गेयटी थिएटर में शिखर सम्मान, कला सम्मान, साहित्य पुरस्कार, चंबा रुमाल और साथ ही साथ पहाड़ी चित्रकला स्वैच्छिक संस्था सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे 30 कलाकारों को पुरस्कार देकर के सम्मानित किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के कला और साहित्यकारों ने देश भर में हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, उनकी कला और साहित्य को एक पहचान दिलाई है, जिसके लिए 2 पद्मश्री प्रदेश को हाल ही में मिल चुके हैं। और यह भी कहा कि युवा पीढ़ी को हमारी संस्कृति और कला की जानकारी होना बेहद जरूरी है, जिसके लिए प्रदेश के साहित्य और कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका भी इसमें निभाते हुए नजर आ रहे हैं। किया गया है, उसमें मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे ऐसे साहित्यकार, कलाकार जिन्होंने हिमाचल की पहचान बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पहले भी निभाई है और आज भी निभा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति को और कलाकृति को संजो करके आने वाली जनरेशन के लिए भी वो बहुत बड़ा उस तरीके से योगदान दे रहे हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हाल ही में हिमाचल एक छोटे प्रदेश होने के बावजूद भी 2 पद्मश्री अवार्ड जो है हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुए। ललिता जी को चंबा रुमाल के लिए और विद्यानंद जी को जो उनके लेखन के लिए उनने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, अच्छे कवि भी हैं और अच्छे कलाकार भी हैं और ऐसे में उन्हें एक बहुत बड़ा योगदान दिया है।
तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और सभी इन चाहे वो विद्यानंद जी हैं चाहे ललिता जी हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और ये आज की तारीख में बहुत आवश्यक है कि हमारे संस्कृति को आने वाली जनरेशन तक आने वाली पीढ़ियों के साथ जोड़े रखना और उनको संस्कृति और संस्कार के बारे में जान। प्रदेश में सभी स्कूलों को खोलने के लिए सरकार 31 जनवरी को पूरे प्रदेश जो कैबिनेट है उनकी बैठक करेगी, जिसमें आम लोगों की राय के आधार पर ही स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने यह बताया है कि स्कूलों को खोलने को लेकर के 31 तारीख को कैबिनेट में बैठक में फैसला लिया जाएगा। इसके लिए आम लोगों से फीडबैक भी इसको लेकर के लिया जाएगा, जिसमें मिले जुले सुझाव भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को 100% टीकाकरण भी हो चुका है। ऐसे में स्कूल लेने का फैसला कैबिनेट बैठक के बाद ही होगा। स्कूलों को खोलना है या बंद रखना है, इस बात का जो फाइनल जो निर्णय है हम 31 तारीख की जो कैबिनेट है उसमें बात करेंगे। और अभी तो लगभग यही निश्चित किया है कि 31 तारीख तक तो सभी के सभी बंद चल रहे हैं। और अभी थोड़ा सा हम आम लोगों से भी फीडबैक ले रहे हैं, और जिसमें यह है कि स्टूडेंट्स भी हैं, बच्चों के पेरेंट्स हैं और दूसरे प्रबुद्ध लोग हैं, अध्यापक हैं, कि भाई आखिरकार हमको ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए। और लोगों से भी अनेक तरह के और ऐसे विचार आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसमें भी जो अभी व्यावहारिक तौर पर लग रहा है कि अधिक 4 लेन संघर्ष समिति के बैनर तले कई बार 4 गुना मुआवजा की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन हुए हैं और साथ ही साथ कई बार सरकारों को ज्ञापन भी भेजा गया है। लेकिन आलम यह है कि मात्र कोरी आश्वासनों के अलावा 4 लेन प्रभावितों को कुछ नहीं मिल पाया है। इसीलिए लेकर के 4 लेन संघर्ष समिति ने एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया है। कौन वादा पूरा कर रहा है? हम देख रहे हैं आज 4 साल से जो है जितने हमारे प्रभावित आज मजबूरी में यहाँ बैठे हैं, अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे किस लिए कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि वादा पूरा हुआ नहीं, जो वादे किए गए वो पूरे किए नहीं गए। क्यों कि पूर्व में जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हमारे धूमल जी, उन्होंने बाकायदा कुल्लू में अनाउंस किया था कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम आपको 4 गुना मुआवजा देंगे। लेकिन क्या हुआ? मिला? कहां मिला? पहले तो जब कांग्रेस सरकार थी, वीरभद्र जी की सरकार थी, उसमें बड़े आंदोलन किए। उस आंदोलन में कौन खड़े थे? हाँ, जो हमारे मुख्यमंत्री वो भी उस आंदोलन में थे, और ब्रिगेडियर साहब हमारे वो भी उस आंदोलन में थे, और गोविंद ठाकुर जी वो भी उस आंदोलन में थे। सभी लीडर थे भाजपा के। इन्होंने उसको पूरा जो है ना उस आंदोलन को जो कहते हैं उसको कर दिया, हाईजैक किया, उसको जो है ना जो भी किया। 4 लेन संघर्ष समिति पूरे हिमाचल में जितने भी प्रभावित और विस्थापित किसान हैं 4 लेन से, उनके जो मुआवजे के बारे में है प्रयासरत है 2015 से। और पहली सरकार के आगे भी गुहार लगाई और इस सरकार के आगे भी गुहार लगा रहे हैं। और मैं तथ्यों के आधार पर अगर कहूं तो भूमि अधिग्रहण 2013 में बहुत साफ लिखा है कि जो उचित मुआवजा और पुनर्वासन पुनर्स्थापन लोगों को मिलना चाहिए। और जो फैक्टर 1 जो पुरानी सरकार के टाइम पे एक लगा वो गैर कानूनी है। जिला प्रेस प्रवक्ता राज महाजन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न समितियों के माध्यम से, जिसमें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एड्स कंट्रोल सोसाइटी के अंतर्गत ही लगभग 2000 कर्मचारी साल 1997 से कार्य कर रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार द्वारा इन कर्मचारियों के लिए अस्थायी नीति नहीं बनाई गई है। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि यह भी बताया गया है कि 2016 में सरकार द्वारा रेगुलर पे स्केल का नोटिफिकेशन भी जारी किया था, जो कि सिर्फ मेडिकल कॉलेज में ही मात्र लोकल रोगी के लिए है। स्वास्थ्य विभाग में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पिछले लगभग 23 वर्षों से, वर्ष 1997 से लगभग 1600 कर्मचारी विभिन्न समितियों के माध्यम से, जिसमें एड्स कंट्रोल सोसाइटी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कर्मचारी जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन आज तक किसी भी सरकार के द्वारा इन कर्मचारियों के लिए
नियमितीकरण की कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है, ना ही इन कर्मचारियों को किसी प्रकार का रेगुलर पे स्केल दिया गया है। हालांकि वर्ष 2016 में उस समय की सरकार ने रेगुलर पे स्केल की एक नोटिफिकेशन जारी की थी, जो मात्र कुछ एक मेडिकल कॉलेज में लोकल आरकेएस के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों के लिए लागू की गई। लिफ्ट के सामने बनाए जा रहे आजीविका भवन का कार्य अंतिम चरणों में चल रहा। वहीं आजीविका भवन में सबसे पहले पंजीकृत 146 दुकानें लगाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ 12 बेकरी की दुकानें और तिब्बती मार्केट को भी लगाया जाएगा। लेकिन इस भवन के बनने से पहले ही ये सुर्खियों में आ गया है और जिसके खिलाफ विरोध चलने लगा है। शिमला का व्यापार मंडल इसके खिलाफ विरोध करने पर उतारू हो गया है। आज बात रखी गई जो आजीविका भवन को लेकर रखी गई। आजीविका भवन में जो हमारे रजिस्टर्ड तैयाबजारी थे 168 तैयाबजारी, उनको वहाँ पे सुरक्षित स्थान देना ताकि बाजारों में हमारे रश न रहे। यहाँ से जो हमारी टिप्टियन मार्केट थी उनके लोगों को वहाँ शिफ्ट करना था। इसमें लगभग 140 लोगों ने जो है 35,000 रुपये जमा करवाए हैं, जिनको वहाँ पे निश्चित वहाँ पे जगह देनी है। लेकिन जो हमारी मांग ये थी कि जो शहर के बीच में जो बढ़ते तय बाजारी हैं उनको एक जगह बिठाया जाए। तो इसी के चलते हमारी यही मांग थी कि जितने भी तय बाजारी जो पंजीकृत हैं उनको वहाँ पे जगह दी जाए। और इसके अलावा जो हमारी तरफ से ये भी एक सुझाव था, जो इनका ये एटिक है, जो ये छत है, इस पे लगभग जो एक जिस तरह चंडीगढ़ वगैरह में शास्त्री मार्केट या और मार्केट्स हैं, इस तरह लोगों को वहाँ पे जो हमारे तय बाजारी हैं उनको वहाँ एडजस्ट किया जाए ताकि बाजारों में जो भीड़ भाड़ है उससे बचा जा सके। हम देख रहे हैं कि जब नया हमारा कोई तय बाजारी आता है इनिशियली उसको बिल्कुल नहीं रोका जाता। आज हम देखते हैं कि रिज पर तक लोग जो मोमोज या और सामान बेच रहे हैं आगे हैं। हमारे मुद्दे थे वो सार्वजनिक से पास हुए हैं। जैसे एक एम्बुलेंस रोड था विकास नगर का, लोगों का बहुत दिनों से इसकी डिमांड थी कि यहाँ एक एम्बुलेंस रोड होना चाहिए। तो आज हमने इस पे 33 लाख रुपए की लागत से एक एस्टिमेट पास किया है। और परी महल में जो पार्किंग बन रही थी उसमें भी हमने 36 लाख की लागत से उस पार्किंग को कंटिन्यू करने के लिए एस्टिमेट पास किया है। इसके बाद जो हमारे शहर अपने जो टॉयलेट नगर निगम के जो टॉयलेट थे जो हमने सुलभ को दिए थे, उनकी जो अवधि खत्म हो चुकी थी, तो उनकी हमने जो है 1 साल की एक्सटेंशन दी है। बाकी नगर निगम के एम्प्लॉयज की जैसे पूरे मतलब हिमाचल के कर्मचारियों को जो एक 2016 से संशोधित वेतन दिया है, नगर निगम के कर्मचारियों को भी दिया है। इसी तरह से आज बहुत सारे मुद्दे जो है नगर। खबरें हिमाचल प्रदेश के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज।